तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा राजनीतिक भूकंप आया है जिसकी गूंज सिर्फ चेन्नई तक सीमित नहीं है, इसकी आवाज दिल्ली के सत्ता गलियारों तक सुनाई दे रही है। बीजेपी का सबसे आक्रामक, सबसे लोकप्रिय और सबसे चर्चित चेहरा अब पार्टी से अलग होने जा रहा है। के अन्नामलाई, जिस नेता पर बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना सबसे बड़ा दांव लगाया था, अब अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है या दक्षिण भारत की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत? दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करके अन्नामलाई ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है। बीजेपी ने अमित शाह को रिक्वेस्ट किया है कि अन्नामलाई को समझाएं, अन्नामलाई को मना ले, लेकिन सिर्फ इतने भर से ही तमिलनाडु की राजनीति हिल गई है, क्योंकि ये किसी साधारण नेता की कहानी नहीं है। ये उस नेता की कहानी है जिसे बीजेपी ने तमिलनाडु में अपने भविष्य का चेहरा माना था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि अन्नामलाई की आईपीएस से राजनीति तक का सफर कैसा रहा, क्या रहा। अन्नामलाई कैसे बने तमिलनाडु के मोदी मॉडल नेता? बीजेपी छोड़ने की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ संगठन में उपेक्षा का मामला है, एआईएडीएमके का दबाव है, या फिर बीजेपी नेतृत्व से बढ़ती दूरी? क्या अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगेगा? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अन्नामलाई की राजनीतिक कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी, तेज तरार छवि, ईमानदार अफसर की पहचान और फिर 2019 में अचानक नौकरी छोड़ने का फैसला। जब उन्होंने पुलिस सेवा छोड़ी तो बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि कुछ ही सालों में वो तमिलनाडु बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन जाएंगे। 2020 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर गया। सिर्फ एक साल बाद 2021 में पार्टी ने उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उस समय बीजेपी राज्य में हाशिए की ताकत मानी जाती थी, लेकिन अन्नामलाई ने तस्वीर बदल दी। उन्होंने डीएमके पर सीधे हमले किए, राज्य भर में यात्राएं निकाली, सोशल मीडिया को हथियार बनाया और धीरे धीरे तमिलनाडु बीजेपी का मतलब ही अन्नामलाई बन गया। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते बिगड़ने लगे? यही से कहानी में पहला मोड़ आता है। अन्नामलाई की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक शैली थी, लेकिन वही शैली बीजेपी के सहयोगी दल एआईएडीएम को खटकने लगी। उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए जिन्हें एआईएडीएम के नेतृत्व ने अपमानजनक माना, खासकर तमिल राजनीति के दो बड़े प्रतीकों सीएन अन्नादुराई और जे जयललिता के बारे में। इस टिप्पणियों से विवाद ज्यादा बढ़ गया। एआईएडीएमके और बीजेपी के रिश्ते खराब होने लगे। आखिरकार गठबंधन टूट गया, दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी और इसका फायदा डीएमके को मिला। यहीं से बीजेपी नेतृत्व के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। बीजेपी के सवाल थे कि क्या गठबंधन बचाया जाए या अन्नामलाई को खुली छूट दी जाए। एआईएडीएमके की शर्त और अन्नामलाई की विदाई। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक जब बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच दोबारा बातचीत शुरू हुई तो एक शर्त सामने आई। एआईएडीएमके चाहती थी कि तमिलनाडु बीजेपी का नेतृत्व बदला जाए। कुछ समय बाद वही हुआ। अन्नामलाई की जगह नयनार नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। आधिकारिक तौर पर इसे संगठनात्मक बदलाव कहा गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे एआईएडीएमके की जीत मानी जाने लगी। यहीं से अन्नामलाई और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी की चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद अन्नामलाई और बीजेपी के रिश्तों में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची सामने आई। पूरी राजनीतिक दुनिया की नजर सिर्फ एक नाम पर टिकी थी, के अन्नामलाई। लेकिन जब सूची जारी हुई तो उसमें अन्नामलाई का नाम ही नहीं था। जिस नेता को बीजेपी ने तमिलनाडु का अपने सबसे बड़ा चेहरा बनाया, जिसने पिछले 5 वर्षों तक पार्टी को राज्य की राजनीति के केंद्र में पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष किया, वही नेता चुनावी मैदान से बाहर था। सार्वजनिक तौर पर अन्नामलाई ने कहा कि उनका टिकट नहीं कटा है, वो पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये संदेश बिल्कुल अलग तरीके से लिया गया। उनके समर्थकों को लगा कि जिस व्यक्ति ने तमिलनाडु में बीजेपी की पहचान बनाई, उसे चुनाव के सबसे अहम मौके पर किनारे कर दिया गया। यही वो क्षण था जब पहली बार खुलकर सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी और अन्नामलाई के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और यहीं से बीजेपी का पतन भी शुरू हो गया तमिलनाडु में। इसी दौरान एक और घटनाक्रम ने इन अटकलों को और मजबूत कर दिया। 3 भाषा नीति को लेकर अन्नामलाई का रुख अचानक बदलता हुआ दिखाई दिया। दिलचस्प बात यह थी कि कुछ समय पहले तक वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और 3 भाषा फॉर्मूले के सबसे मुखर समर्थकों में गिने जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सीबीएसई के तहत 3 भाषाओं के कार्यान्वयन को ही लेकर आपत्ति जता दी। उन्होंने कहा कि नीति पर उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे जिस तरीके से और जिस समय पर लागू किया जा रहा है, उससे छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। पहली नजर में यह शिक्षा से जुड़ा सामान्य बयान लग सकता था,
लेकिन तमिलनाडु की राजनीति को करीब से देखने वाले विश्लेषकों ने इसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार ये सिर्फ शिक्षा नीति पर टिप्पणी नहीं थी, बल्कि दिल्ली नेतृत्व को दिया गया एक राजनीतिक संकेत था कि अन्नामलाई अब हर मुद्दे पर पार्टी लाइन के साथ खड़े रहने के बजाय अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके बाद चर्चाओं का केंद्र बन गया एक नया सवाल, क्या अन्नामलाई अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं? इस सवाल को हवा तब मिली जब उनके जन्मदिन से पहले कोयम्बटूर और तमिलनाडु के कई इलाकों में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों पर लिखा गया था, हमारे नेता आइए और हमारा नेतृत्व कीजिए। ये सिर्फ जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं थी, इन पोस्टरों ने राजनीतिक हलकों में ये संदेश दिया कि अन्नामलाई के समर्थक उन्हें एक स्वतंत्र नेतृत्व के रूप में देखना चाहते हैं। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में मक्कल शक्ति अयक्कम नाम सबसे सामने आया। तमिल भाषा में इसका अर्थ है जनता की शक्ति का आंदोलन। बताया गया कि यह मंच युवाओं, पेशेवरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को जोड़ने का काम करेगा। आधिकारिक तौर पर इसे राजनीतिक पार्टी नहीं कहा गया, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इसे सिर्फ एक सामाजिक मंच के रूप में देखा हो, क्योंकि इतिहास गवाह है भारत में कई बड़े राजनीतिक दलों की शुरुआत पहले सामाजिक आंदोलनों के रूप में ही हुई है। और यहीं से चर्चा और तेज हो गई कि क्या अन्नामलाई भविष्य में नई पार्टी बना सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है पार्टी बनाने की, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि वो ऐसा कदम उठाते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। इसकी वजह यह है कि अन्नामलाई सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं। पूर्व IPS अधिकारी होने की वजह से उनकी एक अलग छवि है, युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता किसी भी क्षेत्रीय नेता से कम नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में बीजेपी का जो चेहरा सबसे ज्यादा दिखाई दिया वो अन्नामलाई ही थे। लेकिन क्या ये लोकप्रियता सीधे चुनावी सफलता में बदल सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। तमिलनाडु की राजनीति पहले से ही बेहद प्रतिस्पर्धी रही है। एक तरफ DMK है, दूसरी तरफ AIADMK और अब तो TVK वहां सरकार बना चुकी है। बीजेपी अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रही। नाम तमिझर काजी जैसे दल मौजूद हैं और अभिनेता विजय की TVK भी तेजी से उभर चुकी। ऐसे में किसी नई पार्टी के लिए राजनीतिक जगह बनाना आसान नहीं होगा। व्यक्तिगत लोकप्रियता और चुनावी संगठन दो अलग अलग चीजें होती हैं। अन्नामलाई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या वो अपने व्यक्तिगत प्रभाव को एक मजबूत राजनीतिक संगठन में बदल पाते हैं या फिर नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अन्नामलाई के संभावित अलगाव से सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी को ही हो सकती है, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी की जो भी पहचान बनी है उसका बड़ा हिस्सा अन्नामलाई के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। अगर वो अलग रास्ता चुनते हैं तो बीजेपी को राज्य में नया चेहरा खड़ा करना होगा और ये काम आसान नहीं होगा, खास करके तब जब थलापति विजय जैसा एक बड़ा नेता, एक लोकप्रिय नेता, एक सुपरस्टार राजनीति में CM बन चुका है। फिलहाल सबकी नजर अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात और आने वाले दिनों की राजनीतिक गतिविधियों पर है। संभव है कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी अपने साथ बनाए रखने की कोशिश करे। संभव है कि वो बीजेपी में ही रहें और ये भी संभव है कि तमिलनाडु जल्द ही एक नए राजनीतिक प्रयोग का गवाह बन सके। लेकिन एक बात तो तय है, अन्नामलाई अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा अनुत्तरित सवाल बन चुके हैं। और इस सवाल का जवाब आने वाले महीनों में दक्षिण भारत की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। इस खबर में इतना ही, लेकिन इस एक्सप्लेनर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.